नीट छात्रा केस में परिवार को मिली धमकी। लेटर में लिखा, पहले बेटी गई, नहीं मानोगे तो अब बेटा भी जाएगा। दोस्तों, एक सादे कागज पर लिखी ये लाइन सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि उस खौफनाक साजिश का सबूत है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट की तैयारी करने वाली एक होनहार छात्रा, एक रहस्यमयी मौत, पटना पुलिस की हैरान कर देने वाली लापरवाही, और अब एंट्री होती है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की। आखिरकार छात्रा के भाई का मोबाइल एक पान की दुकान तक कैसे पहुंचा? वे काली स्कॉर्पियो में आए 5 लोग कौन थे? और क्या सच में हॉस्टल, हॉस्पिटल और पुलिस मिलकर किसी रसूखदार को बचा रहे थे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे नीट छात्रा मौत मामले की उन अनसुलझी गुत्थियों से जिनके तार शायद ऊपर तक जुड़े हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच आपकी सोच से कई गुना ज्यादा डरावना है। दोस्तों, जैसे ही इस केस की फाइल सीबीआई के हाथों में आई, तब से पहला गाज गिरा उन लोगों पर जिन्हें इंसाफ करना था। सीबीआई ने पटना के कदम कुआं थाने के सस्पेंड सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को दफ्तर बुलाया और पूरे 30 मिनट तक पूछताछ की। सोचिए, 6 जनवरी को ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन शुरुआत में ही पुलिस सोती रही। जब मामला मीडिया में उछला, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। इसी लापरवाही के कारण पटना एसएसपी ने हेमंत झा को सस्पेंड किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर सबूतों को मिटाने के लिए दिया गया वक्त? अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े रहस्यमयी सुराग पर, छात्रा के भाई का मोबाइल। यह मोबाइल एक पान की दुकान पर मिलता है। दुकानदार ने सीबीआई को जो बताया वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। दुकानदार के मुताबिक एक अनजान शख्स उसके पास आया, मोबाइल दिया और कहा कोई लेने आएगा। ठीक 10 मिनट बाद एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है। उसमें 5 लोग सवार थे। वे आते हैं, मोबाइल उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। आखिर वे 5 लोग कौन थे? दुकानदार उनका नाम नहीं जानता, लेकिन पहचान सकता है। सीबीआई इसी स्कॉर्पियो और उस अनजान शख्स की तलाश में जुट गई है। सीबीआई इस केस की जड़ों तक जाने के लिए सीन रिक्रिएशन कर रही है। 5 जनवरी का वो दिन जब छात्रा अकेले जहानाबाद से पटना जंक्शन पहुंची थी। कर बिघैया छोर से बाहर आना, ई रिक्शा लेना और पैदल अपने हॉस्टल तक जाना। सीबीआई की टीम ने ठीक उसी रास्ते पर चलकर हर कदम को नापा है। हॉस्टल में आने जाने वाले लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। लेकिन कहानी में एक और खौफनाक मोड़ तब आता है जब महज 48 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को 2 धमकी भरे खत मिलते हैं। खत में लिखे होते हैं, पहले बेटी गई, अब बेटा जाएगा। क्या ये खत उसी ने लिखे हैं जिसने सबूत मिटाए? एफएसएल की टीम जहानाबाद में परिवार के घर पहुंचकर लिखावट और फिंगरप्रिंट्स की जांच कर रही है। परिवार खौफ में है और अब पुलिस उनकी सुरक्षा में तैनात है। सीबीआई अब उस मोबाइल को खंगाल रही है जिसे मखदुमपुर से जब्त किया गया था। छात्रा के भाई की कॉल हिस्ट्री, एसएमएस और व्हाट्सएप चैट्स का डीप एनालिसिस हो रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर भी खड़ा होता है। पटना पुलिस की एसआईटी की जांच सिर्फ सुसाइड के एंगल पर ही क्यों घूमती रही? परिवार शुरू से चिक कर कह रहा था कि हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं और बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। जब एसआईटी ने इतने लोगों से पूछताछ की, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए, तो आखिर रिजल्ट 0 क्यों निकला? क्या एसआईटी की जांच जानबूझकर भटकाई गई थी? सीबीआई अब ठीक इन्हीं सवालों को क्रॉस चेक कर रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है। ये हमारे सिस्टम की उस सड़न को दिखाती है जहां इंसाफ के लिए एक परिवार को दर दर भटकना पड़ता है। सीबीआई जांच कर रही है और उम्मीद है कि नकाबपोश चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। आपको क्या लगता है? क्या स्थानीय पुलिस किसी को बचा रही थी या ये कोई बड़ी साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड जीरो और इन्वेस्टिगेटिव केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। जय हिंद, जय भारत।